हेलो गाइस। सो हम अपनी पीटी 365 इकोनॉमी की मैगजीन कर रहे थे, तो चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो कंटिन्यू करते हैं, शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है कि वो बफर स्टॉक क्रिएट करेगी ऑफ 4 मिलियन टन ऑफ शुगर। अब देखते हैं, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल केन शुगर, स्वीटनर्स, खंडसरी, गुड़ इक्विवेलेंट फॉलोड बाय द ब्राज़ील। मतलब ब्राज़ील के कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट ही है। ब्रॉडली देखो, एग्रो शुगर कल्टीवेशन के इंडिया में दो तरह के क्या हैं, डिस्टिंक्ट एग्रो क्लाइमेट रीजन है। एक ट्रॉपिकल रीजन है, एक सब ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, जो ट्रॉपिकल शुगर केन रीजन है, इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पौंडीचेरी एंड केरला आते हैं। जबकि जो सब ट्रॉपिकल शुगर केन रीजन है, इसमें 50% टोटल केन एरिया है कंट्री का, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इन रीजन्स के अंडर आते हैं। अभी क्या है, देखने को मिला है जो शुगर इंडस्ट्रीज है मेनली पेनिनसुलर इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम यूपी, रिसेंटली पेनिनसुलर स्टेट्स में देखा गया, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में ज़्यादा जो शुगर है वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, विच इज़ ऑल्सो कोस्ट शुगर मिल इंडस्ट्रीज टू शिफ्ट टू द पेनिनसुलर इंडस्ट्री। जिस वजह से ज़्यादा शुगर मिल इंडस्ट्रीज हैं वो भी अब पेनिनसुलर इंडिया की तरफ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। अब रीज़न क्या है शिफ्ट का, क्योंकि देखा जा रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा अच्छी कंडीशंस हैं, कल्टीवेशन कंडीशन ज़्यादा हैं, जैसे लॉन्गर क्रशिंग पीरियड हो गया, रेनफॉल एडिक्वेट रेनफॉल है, हाई रिकवरी रेट्स है, और वहाँ पे जो गन्ना होता है उसमें सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है दैन द नॉर्दर्न इंडिया, और वहाँ पे ईदर ट्रांसपोर्टेशन असेस है ड्यू टू द पोर्ट एरियाज एक्सेट्रा। अब जरा देख लेते हैं हमारे इंडिया में जो शुगर केन प्राइसिंग मैकेनिज्म वो कहते हैं। इंडिया में जो प्राइसिंग है शुगर केन का वो कौन कौन करता है, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के द्वारा इशू किया जाता है अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। दो तरह के प्राइस होते हैं शुगर केन के, FRP और स्टेट एडवाइज प्राइस। जिस तरह हमारे जो नॉर्मल क्रॉप्स के MSP होता है, उसी तरह शुगर केन का होता है FRP होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम प्राइस क्या है फार्मर्स को अलाउ करती है कि हाँ हम आपसे इतना मिनिमम प्राइस में तो आपका शुगर केन लेंगे। और ये FRP कौन किसकी रिकमेंडेशन पे अनाउंस करती है, गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिकमेंडेशन पूछ लेते हैं कि किसकी रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट अनाउंस करती है, दैट इज़ द कमीशन फॉर गवर्न एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये क्या करती है, पहले स्टेट गवर्नमेंट या फिर शुगर इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन हैं उनसे कंसल्ट करके क्या करती है, इशू करती है ये प्राइस। ठीक है, अब स्टेट एडवाइस प्राइस करके, स्टेट एडवाइस प्राइस में क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, वो FRP से ऊपर क्या करती हैं, कुछ सब्सिडीज दे देती हैं कि हाँ नहीं, अगर वो बोल रहा है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं हम तो आपको 50 रुपये देंगे गन्ने के, तो स्टेट क्या बोलते हैं, नहीं हम तुम्हें 25-55 रुपये दे देंगे। ठीक है, इस तरह से क्या करती है स्टेट एक्स्ट्रा देती है। तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं स्टेट एडवाइस प्राइस क्या होता है। साइटिंग डिफरेंसेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, productivity level, and also as a result of pressure from farmers, some state declare state specific sugar cane prices called the state advice price। कुछ चीज़ों को चेक करके स्टेट देखते हैं कि हाँ यार प्रोडक्शन अगर अच्छी नहीं हुई है, प्रोडक्टिविटी लेवल या फिर फार्मर्स के ऊपर से जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए क्या करती है स्टेट, क्या करती है अलग से एक प्राइस क्या करती है अनाउंस करती है, दैट इज द स्टेट एडवाइस प्राइस, जो मेनली हायर होता है दैन द FRP। ठीक है, ये जो डुअल शुगर केन प्राइसिंग है, जो मतलब एक सेंटर के द्वारा किया जा रहा है, स्टेट के द्वारा किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जो शुगर केन की जो इकोनॉमी है उससे कहीं ना कहीं क्या करता है, डिस्टोर्ट करता है। हायर जो स्टेट एडवाइस प्राइस होता है विदाउट एनी लिंकेज विद द आउटपुट, क्या करता है ये प्राइस बिकम अनवेबल। जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है वो रिकमेंड करती है कि जो SAP का जो सिस्टम है इसे रिमूव कर देना चाहिए। फैक्टर्स क्या, आप क्यों हम FRP जो फिक्स करते हैं, आपको पता है ताकि शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो बनी रहे, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, रीजनेबल मार्जिन फॉर द ग्रोथ ऑफ द शुगर केन ऑन अकाउंट ऑन रिस्क एंड प्रॉफिट, रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन प्राइस एट विच शुगर इज सोल्ड बाय शुगर प्रोड्यूसर, रियलाइजेशन मेड फ्रॉम सेल ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स ऑन देयर। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हम क्यों FRP के करते हैं, फिक्स करते हैं। आगे बढ़ते हैं L2 Pro इंडिया। अभी क्या जो DPIIT है उसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है लर्न टू प्रोटेक्ट, सिक्योर एंड मैक्सिमाइज योर इनोवेशन। अपनी जो आप इनोवेशन करो उसे प्रोटेक्ट रखो, सिक्योर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करो ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब जरा इसके द्वारा पढ़ लेते हैं L2 Pro है क्या, ये डेवलप किया गया किसके द्वारा, सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, DPIIT का किसके साथ कोलैब करके, क्वालकॉम और नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली के साथ कोलैब करके इसे डेवलप किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्या आएगा, इससे हम जो लर्निंग प्लेटफॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, एड एंड इनेबल करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग IPRs मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉर देयर ओनरशिप एंड प्रोडक्शन। मतलब कि जो भी आपने अपनी इनोवेशन करी है आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ओनरशिप आप ले सकते हो, इंटीग्रेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनटू बिजनेस मॉडल एंड ऑब्टेन वैल्यू फॉर देयर R&D एफर्ट। लर्नर्स क्या करेंगे, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, कौन करेगा, साइपैम, DPIIT, NLU दिल्ली करेगी और क्वालकॉम करेगी ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर लर्निंग मॉड्यूल। ठीक है, तो ये हमारा 8th पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है गाइस, ये मैं आपसे बाद में कराऊंगी। मैं सोच रही हूँ जो पहले पर 10th पार्ट है जिसमें इंडेक्सेस हैं वो पहले आपको करा दूँ। इससे क्या होगा,
जो ये जो मेनली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज एंड रिपोर्ट्स हैं ये हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या करेंगे, तो 9th वाला जो सेक्शन है उसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलो अब देखते हैं जो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, INSEAD के द्वारा रिलीज़ किया गया है इन कोलैबोरेशन विद एडोको एंड गूगल। गाइस ये जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन यूपीएससी हर साल इसमें से बनाती है कि कौन सी रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ना कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन करता है, INSEAD किसके साथ कोलैब करके, एडिको और गूगल के साथ। अभी जो इस बार की जो रिपोर्ट थी वो फोकस किस में करी थी, ग्लोबल टैलेंट इन एज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पैरामीटर्स क्या क्या था, इनेबल कितना, अट्रैक्ट, ग्रोथ, रिटेन वोकेशनल स्किल्स, ग्लोबल नॉलेज स्किल। इंडिया का रैंक क्या है, 72 आया अमंग द 132 कंट्री, और इंडिया ने 8 प्लेसेस क्या इंप्रूव किया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि देखो इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो इंडिया का क्या रैंक है, और अगर इंप्रूव किया या डिग्रेड किया ये आपको पता होना चाहिए, और फर्स्ट और लास्ट कंट्री भी आपको पता होना चाहिए रैंक में कौन है। स्विट्जरलैंड का रैंक क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी कितनी रिपोर्ट है देख लो। पहले हम इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं कौन कौन सी है। ई कॉमर्स इंडेक्स, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट एंड द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और एशिया पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये 6-7 रिपोर्ट हैं जो UNCTAD ने क्या करके रिलीज़ करी है। अब हम इसके बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं। जो ई कॉमर्स इंडेक्स है कंट्रीज़ को इसमें स्कोर किया जाता है कि किस तरह से वो इंटरनेट सर्विस को क्या करते हैं, असेस करते हैं, पोस्टल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या रिलायबिलिटी है, एंड द पोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, और कितनी पॉपुलेशन है जो इंटरनेट को यूज़ करती है और जिनका अकाउंट है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ या फिर किसी मोबाइल मनी सर्विस प्रोवाइडर, मतलब किसका आपका GPay के साथ, गूगल पे या फिर UPI के साथ आपका क्या अकाउंट है, और आप कितना मतलब कि ऑनलाइन क्या करते हो, मेनली शॉपिंग करते हो, मतलब जैसे करके आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से आप किस तरह कॉमर्स करते हो, यही क्या करती है, ये मेजर करती है। मेनली जो टॉप 10 कंट्रीज़ में जो 10 प्लेसेस हैं, 8 प्लेसेस हैं वो यूरोपियन नेशन ने ही होल्ड किए हैं, जिसमें जो नीदरलैंड है उसने फर्स्ट रैंक लिया, जो कि ओनली जो नॉन यूरोपियन कंट्री है जो कि टॉप 10 लिस्ट में है वो सिंगापुर है और ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया का जो रैंक है इसमें 173 आया आउट ऑफ द 152। आगे बढ़ते हैं कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें क्या हम इंट्रैक्शन देखते हैं कि कमोडिटी और क्लाइमेट चेंज के बीच में क्या इंट्रैक्शन है, एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कमोडिटी डिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्री। अब क्या है, जो कमोडिटी डिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्री है वो 88 डेवलपिंग कंट्री का क्या ग्रुप है, और इंडिया इसका ग्रुप पार्ट नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि कमोडिटी डिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्री 88 डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, जहाँ पे क्या होता है, वेयर द कमोडिटी सेक्टर अकाउंटेड फॉर एटलीस्ट 60% ऑफ द टोटल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ऑन एवरेज एंड इन वैल्यू टर्म्स ओवर द पीरियड 2013 to 17। जो मोस्ट जो ये कंट्रीज हैं ये डिपेंड करती हैं ऑन 1 और मोर कमोडिटी विद इन द फॉलोइंग मेजर कमोडिटी ग्रुप, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मिनरल्स, ओट्स एंड मेटल एंड फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। ऑल दो इंडिया इसका पार्ट नहीं है 2018 में, लेकिन जो शेयर ऑफ कमोडिटी है इसका इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में वो 46% है, ठीक है, ये आपका पता होना चाहिए। ट्रेड एंड डेवलपमेंट में देख लेते हैं, इसमें क्या है, दिस रिपोर्ट सेट्स आउट अ सीरीज ऑफ मेजर्स एंड रिफॉर्म, मतलब क्या हमें मेजर चाहिए, क्या हमें रिफॉर्म चाहिए, जिस वजह से हम जो ग्लोबल ग्रीन न्यू डील में क्या कर सकें, फाइनेंस कर सकें टू द पब्लिक सेक्टर एंड कॉज ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू फाइंड द पॉलिटिकल विल टू एडवांस सच एन एजेंडा। अब जरा देख लेते हैं ग्लोबल ग्रीन न्यू डील है क्या। देखो ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा कमीशन की गई है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ताकि ये जब ग्लोबल क्राइसिस हुआ था 2008 के बाद, उसके बाद ही ये ग्लोबल ग्रीन न्यू डील लेके आए थे रिलेटेड टू फ्यूल, फूड एंड द फाइनेंशियल। ये गवर्नमेंट क्या है, इसमें मेनली जो ग्रीन सेक्टर्स में मतलब कि 3 ऑब्जेक्टिव से मेनली क्या करती है, फोकस करती है, इकोनॉमिक रिकवरी पे, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड द रिड्यूस्ड कार्बन एमिशन पे, और साथ में इकोनॉमिक डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट देख लेते हैं। इंडिया देखा गया FDI का 10th रैंक पे, ये आपको पता हो गया। इंडिया वाज अमंग द टॉप 10 रेसिपिएंट ऑफ द FDI, मतलब इंडिया क्या है, FDI काफ़ी अट्रैक्ट करता है। $49 बिलियन इसने FDI रिएक्ट करी है, मतलब 16% इंक्रीज करा फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मेजॉरिटी कहाँ पे किया, सर्विसेज सेक्टर में क्या, इंडस्ट्री सेक्टर में क्या, इंक्लूडिंग द IT सेक्टर में। US से सबसे ज़्यादा ऑलरेडी लार्जेस्ट रेसिपिएंट रह चुका है FDI का, फॉलोड बाय द चाइना एंड द सिंगापुर। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट देख लेते हैं। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है ये एनुअल UN फ्लैगशिप पब्लिकेशन है कि वर्ल्ड इकोनॉमी की क्या स्टेट है, क्या कंडीशन है, ठीक है। और ये देखता है कि किस तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा जो एजेंडा है 2030 का, उस हिसाब से देखता है। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है किसका, UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर और अनटाक का, और साथ में 5 रीजन UN कमिश्नर्स का भी, ठीक है। अब क्या फाइंडिंग है इंडिया में, देखा है इंडिया में इसने क्या किया है, GDP की जो ग्रोथ एस्टीमेट है उसे लोअर किया, 5.7% किया है, जो कि पहले 7.6% फोरकास्ट किया था। और इसने क्या, जो नेक्स्ट ईयर की भी जो GDP ग्रोथ है उसको लोअर किया है, 6.6% किया, जो कि पहले 7.4% फोरकास्ट कर थी।
इंडिया इज अमंग द फ्यू कंट्रीज वेयर द पर कैपिटल जीडीपी ग्रोथ रेट कुड एक्सीड 4% लेवल इन 2020। अदर फाइंडिंग्स ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी अपना जो ग्रोथ है वो लोएस्ट रखेगी इस डिकेड में, स्लिपिंग टू 2.3% इन 2019। मतलब कि 2019 में ये एस्टिमेट किया ग्लोबली क्या है, ग्लोबली मतलब कि पूरा वर्ल्ड ही क्या है, ऑन एन एवरेज क्या ग्रोथ क्या करेगा, लोएस्ट होएगी। जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो 2.5% रहेगी 2020 में, ठीक है, जिस वजह से जो ट्रेड टेंशन है या फाइनेंशियल टर्न होना वो रह सकता है। और अभी तो कोविड के चलते तो और ज़्यादा बुरा हाल हो गया। ईस्ट एशिया रिमेन द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन। ईस्ट एशिया अभी भी वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन रहेगा एंड द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल ग्रोथ, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में ये देख लेते हैं इंडिया का रैंक अभी भी जो एफडीआई के मामले में वो 10th रैंक है। इंडिया अट्रैक्ट करता है 77% ऑफ द टोटल एफडीआई दैट केम टू द साउथ एशियन रीजन। बांग्लादेश को सेकंड लार्जेस्ट एफडीआई है इन द रीजन, ठीक है। मतलब साउथ एशिया रीजन में इंडिया फर्स्ट रैंक पे है और बांग्लादेश सेकंड रैंक पे है। एशिया पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देख लेते हैं, ये कौन रिलीज़ करता है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एंड साथ में यूएनडीपी, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अब रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो पहले हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन, ठीक है। ये क्या करता है, पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी के साथ टू शेप ग्लोबल रीजनल इंडस्ट्री एजेंडा। 1971 में एस्टेब्लिश किया था, नॉन फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, इसका हेडक्वार्टर का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग होती है वो मैक्सिमम जनवरी में ही होती है, स्विट्जरलैंड में होती है। थीम जो 2020 मीटिंग की वो थी स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड द सस्टेनेबल वर्ल्ड। अब जरा पढ़ते हैं जो इसकी रिपोर्ट्स हैं, द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट। टाइटल क्या था, ट्रैवल एंड टूरिज्म एट अ टिपिंग पॉइंट। ये क्या है, इसने 140 कंट्रीज़ को रैंक किया 4 इंडिकेटर्स पे, इनेबलिंग एनवायरनमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म पॉलिसी एंड इनेबलिंग कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल एंड कल्चरल रैंकिंग। 4 ब्रॉड कैपिटल में 4 तो ब्रॉड इंडिकेटर्स हो गए, इसके अंदर 14 वेरिएबल्स और थे जिसे फर्दर सब डिवाइड किया हुआ 90 इंडिकेटर में, जैसे प्रॉपर्टी राइट, एफिशिएंसी ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वीजा रिक्वायरमेंट एंड द नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर टाइप। तो इन कुछ इंडिकेटर्स पे क्या करता है, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट है उसे हम पब्लिश करते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये क्या करता है, ये हम 2018 से क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ये प्रोवाइड करते गाइडेंस कि किस तरह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो रही है कौन सी कंट्री में। ये जो मेनली 12 मेन इंडिकेटर्स पे क्या करता है, रिलीज़ करता है। जैसे कैटेगराइज को किया गया है इनेबलिंग एनवायरनमेंट में, जैसे इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीटी एडॉप्शन, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मार्केट्स में प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट साइज, ह्यूमन कैपिटल में हेल्थ और स्किल्स, इनोवेशन सिस्टम में बिजनेस डायनेमिज्म एंड इनोवेशन कैपेबिलिटी। इंडिया का रैंक 2019 में कितना है, 68 है, ठीक है। आपको इंडिया का रैंक याद रखना है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देखो नाम से ही पता चल रहा है, ये करती है कंट्रीज़ को रैंक करती है कि कितनी कंट्रीज़ में कितनी जेंडर पैरिटी है, और मेनली 4 डायमेंशंस में करती है। एक तो देखते हैं एक फीमेल्स का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी कितनी है, एजुकेशनल अटेनमेंट कितना है, हेल्थ एंड सर्वाइवल कितना है, और साथ में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है। इंडिया में पहली बार देखा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो जेंडर गैप है वो कम हुआ है, दैट इज़ 99.5 हुआ है, जो कि पहले 2018 में कितना था, 108 था। जो लार्जेस्ट जेंडर डिस्पैरिटी है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में है। ओनली 25% सीट्स हैं जो पार्लियामेंट की अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड वुमेन के द्वारा ऑक्यूपाइड की गई हैं, और सिर्फ 21% मिनिस्टर्स हैं जो वुमेन हैं। इंडिया ने 4 प्लेसेस क्या किया, स्लिप किया, डाउनग्रेड किया, और अभी इसका इंडेक्स 112 हो गया आउट ऑफ द 153 कंट्रीज। तो आपको इंडिया का रैंक पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया ने डाउनग्रेड किया है, जबकि उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे चाइना, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, उन्होंने क्या किया है, अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री अमंग द 153 कंट्रीज जहाँ पे जो इकोनॉमिक जेंडर गैप है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल, ठीक है। आइसलैंड में वर्ल्ड मोस्ट न्यूट्रल करने मतलब कि जेंडर गैप इसमें नहीं है, और येमेन सबसे वर्स्ट कंट्री है जिसमें जेंडर गैप बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट रैंक आपको पता होना चाहिए, इसमें आइसलैंड को मिला है, और वर्स्ट किसको है, येमेन। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट क्या है, जरा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में देख लेते हैं। ये पार्ट है ऑफ ग्लोबल रिस्क इनिशिएटिव, जिसमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी मतलब कि चैलेंज आता है या कोई अनसर्टेन इवेंट या कंडीशन आती है तो हमारे एनवायरनमेंट पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये क्या पड़ेगा उसी को मेजर करती है। तो पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल रिस्क इनिशिएटिव विच ब्रिंग स्टेक होल्डर टुगेदर टू डेवलप सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन टू द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेसिंग चैलेंज। अ ग्लोबल रिस्क इज डिफाइंड एज अनसर्टेन इवेंट और कंडीशन दैट इफ इट ओकर्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट जो नेगेटिव इम्पैक्ट पाएगा or for several countries or industries within the next 10 year। टॉप 5 ग्लोबल रिस्क क्या होते हैं, एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपको पता ही है, फेलियर ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन बाय गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट डैमेज एंड डिजास्टर, मेजर बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कलर। जो मेजर नेचुरल डिजास्टर हैं जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, इससे ज़्यादा हमारे क्या है रिस्क है। आगे बढ़ते हैं नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट। ये
एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से जो नेचर रिलेटेड रिस्क है वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं और जिसको हम अर्जेंटली क्या करना है, इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी है ताकि हम इस रिस्क से क्या करें, मैनेज कर सकें। ये एक्सप्लेन करता है वाई इट इज़ वाइटल टू प्रायोरिटाइज द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर एसेट्स एंड सर्विसेज विद इन द ब्रॉडर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एजेंडा। की फाइंडिंग्स क्या है कि अभी तक देखा है जो 25% ऑफ द असेस प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज है वो थ्रेटन्ड है बाय द ह्यूमन की एक्शन की वजह से 25% प्लांट और एनिमल को क्या खतरा है। ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड टोटल जीडीपी इज मॉडरेटली और हाईली डिपेंडेंट ऑन नेचर। हमारे जो 25% जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं नेचर पे डिपेंड है। सॉरी 25 के परसेंट कह रही, 50% से ज़्यादा। चाइना, यूरोपियन यूनियन और यूएस को हाईएस्ट एब्सोल्यूट इकोनॉमिक वैल्यू इन नेचर डिपेंडेंट इंडस्ट्री, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा जो 3 कंट्री सबसे ज़्यादा नेचर पे डिपेंड है। कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, फूड एंड बेवरेजेस, ये लार्जेस्ट 3 इंडस्ट्रीज हैं दैट डिपेंड मोस्ट ऑन द नेचर। ये सबसे ज़्यादा नेचर पे डिपेंड है। तो वो पता है हम फूड और बेवरेजेस के लिए अपने नेचर पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर के लिए हम नेचर पे डिपेंड है और कंस्ट्रक्शन के लिए भी, मतलब रेता, मिट्टी, ये सब भी क्या हम नेचर से ही आता है। ग्लोबल सोशलिटी मोबिलिटी इंडेक्स है, ये हम देखो सोशल मोबिलिटी ये है कि किस तरह से जो इंडिविजुअल है या फैमिलीज है किस तरह से वो क्या कर रही है, लो इनकम से मिडिल इनकम की तरफ जा रही है। तो सोशल मोबिलिटी इसी को ही बोलते हैं। इज द मूविंग ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज और ग्रुप्स अप और डाउन द सोशल लेडर इन अ सोसाइटी सच एज मूविंग फ्रॉम लो इनकम टू मिडिल क्लास। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड टू एक्सपीरियंस अ बेटर लाइफ दैन देयर ओन पेरेंट। मतलब इसमें यह कि हर बंदा चाहता है कि अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छी लाइफ वो एक्सपीरियंस कर सके। ठीक है, इसमें हम कंट्रीज़ को मेजर करते हैं अक्रॉस 5 डायमेंशन, 10 पिलर्स पे वैसे एक हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क, प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इन 5 पे करते हैं। डेनमार्क का रैंक फर्स्ट है, जबकि इंडिया का जो रैंक है 76 आउट ऑफ 82 आप देख सकते हो इंडिया पीछे से टॉप कर रहा है। 5 इकोनॉमी जो कि टॉप में है वो है चाइना, यूएसए, इंडिया, जापान एंड जर्मनी है। ठीक है, न्यू फाइनेंस मॉडल फॉर सोशल मोबिलिटी कहते हैं हम कैसे कर सकते हैं, हम मतलब कि सोशल मोबिलिटी का हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स लगा के, वेल्थ कंसंट्रेशन को कम करके, मतलब कि इनकम इनइक्वालिटीज को कम करके, और किस तरह से हम सोर्स ऑफ टैक्सेशन को क्या कर सकते हैं, रीबैलेंस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है, दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, टाइटल था इसका बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेज, बियॉन्ड टुडे इनइक्वालिटीज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो 5 कंपोजिट इंडेक्स को रिलीज कर देता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2019 की, वो इसलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये फोकस कर रही है कि कितना इनइक्वालिटीज़, मतलब डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन उसमें डेवलपमेंट में भी कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है। ये क्या कर रही है कि इनकम के अलावा भी कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे लॉस इन द ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस ड्यू टू द इनइक्वालिटी। इंडिया का रैंक 129 है आउट ऑफ द 189 कंट्री। HDI अगर कंपेयर करें तो 130 पोजीशन पे है, मतलब कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 130 रैंक पे है। नॉर्वे पहले रैंक पे है, जबकि जो ब्रुंडाई है वो बॉटम है। हमारा अगर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में देखा जाए, इंडिया 122 प्लेस पे आउट ऑफ द 162 कंट्री। और अगर इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखा जाए, इंडिया का रैंक 130 है। तो गाइस ये आप चला तीनों रैंक याद करो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का ओवरऑल, और HDI पे क्या है हमारा, GII पे क्या है, और IHDI पे। आगे देखते हैं जो वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट रिलीज़ करता है, दैट इज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसका जो टाइटल था, ट्रेडिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। देखो ग्लोबल वैल्यू चेन क्या होता है, फुल रेंज ऑफ एक्टिविटी है, मतलब कि किस तरह से रॉ मटेरियल से लेके किस तरह से फर्म्स में जाते हैं, वर्क्स में जाते हैं, उसकी सप्लाई होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर एंड में जो पोस्टल एक्टिविटीज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन। पढ़ लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन ऑफ अ गुड और सर्विसेज एंड इट सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पोस्टल एक्टिविटी। व्हेन द वैल्यू चेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द डिफरेंट फर्म्स इन डिफरेंट कंट्रीज, it means that these activities are divided among different countries. This phenomena where value chain is spread across the globe, it is called the global value chain. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तो छोड़ो, इसको पढ़ने की बात है। जो ग्लोबल वैल्यू चेन टुडे देखते हैं 50% ऑफ द ट्रेड वर्ल्ड वाइड कर रही है, अकाउंट करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेमी एनुअल ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है, ये भी कौन कर रहा है, हमारा वर्ल्ड बैंक रिलीज कर रहा है। टाइटल क्या था इसका, हाइटन टेंशन सबड्यूड इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल ग्रोथ है, ये देखा गया है इस साल 2.5% बढ़ेगी। स्मॉल अपस्टिक जो 2.4% 2019 में कहीं ना कहीं थोड़ी सी घटेगी एज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली रिकवर। ठीक है, एक सेकेंड। ग्लोबल ग्रोथ इज सेट टू राइज बाय 2.5% दिस ईयर, अ स्मॉल अपटिक, मतलब कि जो 2019 में 2.4% थी, 2020 में बोला 2.5%, मतलब कि थोड़ी सी बढ़ेगी क्योंकि ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर होगी। जो एमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनकी भी जो ग्रोथ एक्सेलरेट होएगी, जो पहले 3.5% थी वो 4.1% होगी। वो अलग बात है, कोरोना की वजह से भी सब कुछ ये हिल चुकी है। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, राइजिंग डेप्ट, ये देखा गया है कि जो 2018 में जो डेप्ट है वो बढ़ चुके हैं, 170% ऑफ GDP हो चुके हैं, जो कि 2010 में 115% ऑफ GDP थे। प्रोडक्टिविटी स्लो डाउन है, जो एवरेज मतलब कि जो एक
एडवांस इकोनॉमी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो आउटपुट है पर वर्कर का वो ज़्यादा है, जबकि जो आउटपुट पर वर्कर जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में है वो सिर्फ 1/5 है। ठीक है, इंडिया के फाइंडिंग्स में क्या है, इन्होंने देखा है कि जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है लोअर होएगी, 5% रहेगी फिजिकल ईयर, लेकिन ये बोला है कि रिकवर करेगी अगले साल 5.8%। इन इट्स रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने ये भी बोला है कि जो टाइटर क्रेडिट कंडीशन है नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में वो इंडिया की वर कंट्रीब्यूटिंग टू अ सब्सटेंशियल वीकनिंग ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड। अदर रिपोर्ट्स देखते हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल आउटलुक, ये किसके द्वारा रिलीज़ की हुई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूएन की एजेंसी है जो काम करता है सोशल जस्टिस पे और प्रमोट करता है डिसेंट वर्क बाय सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। इट एनालाइजेस द की लेबर मार्केट जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर अंडर यूटिलाइजेशन, वर्किंग पावर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, लेबर इनकम शेयर एंड फैक्टर दैट एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम डिसेंट वर्क। तो इन सब चीज़ों को क्या करता है जो ILO है वो मेनली क्या करता है, मेजर करता है। हाईलाइट्स क्या हैं जो इस रिपोर्ट की तरफ देख रहे थे, जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होएगी अराउंड 2.5 मिलियन इन 2020, और जो मॉडरेट और एक्सट्रीम वर्किंग पावर्टी है वो भी रियलाइज होएगी 2020 से 2021 में, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जिस वजह से जो हमारा SDG 1 है वो कहीं ना कहीं हम मतलब कि उसको अचीव करने में क्या रहेंगे, ऑब्स्टेकल रहेंगे, दैट इज़ द पावर्टी को इरेडिकेट करना मुश्किल है। वर्किंग पावर्टी भी बढ़ेगी। वर्किंग पावर्टी का मतलब है जिनकी अर्निंग लेस है, मतलब वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें अर्निंग्स कम है, दैट इज़ द 3.20 पर डॉलर है। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी हाइयर देन द प्रीवियसली थॉट स्पेशली इन डेवलपिंग, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में जो पहले जो इनकम इक्वालिटी थी वो और बढ़ेंगी। ठीक है, तो यही बोला है। कंसर्न्स क्या है, राइज इन ट्रेड रिस्ट्रिक्शन की वजह से, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी की वजह से क्या है कि एम्प्लॉयमेंट में क्या है इम्पैक्ट पड़ेगा। कंपेयर टू अगर अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन शेयर ऑफ वेज इन द नेशनल इनकम। आगे बढ़ते हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये रिलीज़ करता है IMF ने रिवाइज करा एस्टीमेट फॉर इंडिया। इस साल की जो इंडिया की ग्रोथ है उसको रिवाइज करा है कि दिस ईयर टू 6.1% फ्रॉम 7%। जुलाई में बोला था कि 6.1% से 7% बढ़ेगी, कॉलिंग ऑन द कंट्री। तो मॉनेटरी पॉलिसी को बोला यूज़ करो, ब्रॉड बेस्ड स्ट्रक्चर रिफॉर्म यूज़ करो, ताकि जो आपकी जो साइकिल वीकनेस है उसको आप क्या कर सको, एड्रेस कर सको और अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथन कर सको। ग्लोबल ग्रोथ होएगी इस साल 3% रहेगी 2019 में, दैट इज़ द लोएस्ट सिंस द ग्लोबल क्राइसिस ऑफ 2008। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2019 ये किसने रिलीज़ करी, क्रेडिट स्विस ग्रुप में, इंपॉर्टेंट है भाई, स्विट्जरलैंड एक बेस्ड मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसने रिपोर्ट ट्रैक किया कि बोथ द ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसमें ये क्या क्या मेजर करता है कि नंबर ऑफ मिलियनरीज और बिलियनरीज कितने हैं, प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ दैट दे होल्ड एंड द स्टेटस ऑफ इनइक्वालिटी का स्टेटस क्या है। फाइंडिंग ये करी है कि चाइना इस बार USA को ओवरटेक कर लेगा इन टर्म्स ऑफ द, और ये कंट्री ऐसी बन जाएगी जहाँ पे टॉप 10% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन लोग रहते हैं। अब देखते हैं OECD इकोनॉमिक आउटलुक, ये किसके द्वारा रिलीज़ की है, OECD के द्वारा रिलीज़ करी है। ड्यूरेशन क्या है, एक साल में 2 बार इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ये करता है इकोनॉमिक एनालिसिस करता है, फोरकास्ट करता है वो फ्यूचर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द OECD कंट्रीज एंड सिलेक्टेड नॉन मेंबर कंट्री। अब फाइंडिंग्स क्या है, इसने एस्टिमेट किया कि ग्लोबल जो GDP ग्रोथ है इस साल की वो 2.9% और 3% रह सकती है फॉर 2020 से 2021। ये लोएस्ट रेट है सिंस 2008 ग्लोबल क्राइसिस। इंडिया में देख रहे हैं इसने कहीं ना कहीं जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कट किया है, 5.8% किया 2019 के लिए, लेकिन पहले बोला था कि बोला है 2020 में थोड़ा पिकअप करेगी 6.2% और फिर 2021 में ये फिर 6.4% और पिकअप करेगी। वो अलग बात है, अभी कोरोना की वजह से सब कुछ क्या है, हिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज रिपोर्ट ये किसके द्वारा रिलीज़ किया है, ये वर्ल्ड रिसोर्सेज रिपोर्ट ये किसके द्वारा इशू किए गए, वर्ल्ड बैंक, UNEP और UNDP तीनों का मिल के इन्होंने को इशू किया। टाइटल क्या था, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फूड फ्यूचर। इसका हमारा एम यही था कि 2050 तक हम चाहते हैं कि 10 बिलियन पीपल को हम क्या कर सकें, फीड कर सकें विदाउट इंक्रीजिंग एमिशंस, फ्यूलिंग डिफोरेस्टेशन और एग्जीक्यूटिंग पावर्टी। इंडिया 2020 रिपोर्ट फर्स्ट इन डेप्थ रिव्यू ऑफ इंडिया एनर्जी पॉलिसी। ये देखो इंडिया एनर्जी पॉलिसी, एनर्जी का नाम से कि आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ में किसके साथ पार्टनरशिप करके, नीति आयोग के द्वारा। ये हाईलाइट करेगी कि इंडिया की एनर्जी पॉलिसीज़ के अचीवमेंट और क्या रिकमेंडेशन करेगी, किस तरह से हम अपने एनर्जी मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं। फाइंडिंग क्या है, इंडिया जो है वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल का और 4th लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर है एंड नेट एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स है। जो ग्रोथ रेट है इंडिया की ऑयल कंजप्शन में वो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि चाइना को सरपास कर देगी इन द मिड 2020। इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो 2040 तक क्या आ जाएगी, डबल हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो मे बी ट्रिपल हो जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी कहीं ना कहीं में 23% कंप्राइज करती है। इंडिया हैज़ मेड सेवरल प्रोग्रेस, इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस करी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 में ऑन डिलीवरिंग एनर्जी से। बोथ एनर्जी and emission intensities of India's GDP have decreased by more than 20% of over past decade। रिकमेंडेशन यही है कि हमें कुछ
एंड ओवरआर्किंग नेशनल एनर्जी पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल और अफोर्डेबल एनर्जी सिस्टम को सपोर्ट कर सकें। एंश्योर फुली नॉन डिस्क्रिमिनेटली असेस टू असेस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, ठीक है, तो ये आप सब देख लेना, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट रिपोर्ट है देखते हैं ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये किसके द्वारा रिलीज़ करी गई है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसने पॉइंट आउट किया है किस तरह से डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो इंडिया में इंप्रूव हुई हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है इकोनॉमी का जो 10th सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया, जाकि सिर्फ 9th सेक्शन रह गया, वो मैं आपको 2 या 3 दिन में क्या करेंगे कंप्लीट करा के हम इसको क्या करेंगे कवर अप करेंगे, और फिर हम अपनी नेक्स्ट मैगजीन एनवायरनमेंट को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।